क्या लग रहा है कैसे स्वर्णिम काल वापस आएगा? आ सकता है। आज तो सरकार की बहुत सारी योजना, खासकर नए नए उद्योग लगाने के लिए। जो पटना गद्दी चौक है लगातार दिखा जा रहा है यहाँ पे जाम की समस्या। कई लोग तो कह रहे हैं हम जब जयनगर पटना से आते हैं तो 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटे में पहुँच जाते हैं, जबकि 5 मिनट का डिस्टेंस होता है मेरे घर पे जाने के लिए, घंटों लग जाता है ये जाम में फंसकर। सबसे बड़ा कारण है कि एफसीआई का जो गोदाम है वो जिस समय बना होगा उस समय जयनगर का वातावरण या कह सकते हैं क्षेत्रफल उतना विस्तारित नहीं था, इतना पॉपुलेशन भी नहीं था। लेकिन अब क्या है कि एफसीआई आपके बीच बाज़ार में है, बीच मार्केट में एफसीआई है और ट्रक का आना जाना रहता है। तो उसके वजह से पटना गड्डी चौक पे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और जाम तो स्वाभाविक है। जबकि आज आवश्यकता है कि जो हमारे यहाँ के सांसद हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनको पहल करनी चाहिए कि एफसीआई गोदाम को शहर से बाहर कहीं शिफ्ट करवाया जाए और उतने बड़े भूभाग जो एफसीआई का है उसको वहाँ पे मतलब सरकार के बहुत सारी योजना है, अगर वहाँ पे डेवलप किया जाए तो हमको लगता है जयनगर के लिए एक बहुत अच्छा पहल होगा। जनता दल यूनाइटेड के आप प्रदेश सचिव भी हैं और इस समय सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय भी देख रहे हैं, बुलडोजर लेके जगह जगह जा रहे हैं। क्या लग रहा है जयनगर के विकास के लिए यहाँ भी बुलडोजर आने की आवश्यकता है? देखिए, बुलडोजर से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बुलडोजर किसी भी वैध मकान पे नहीं चलता है। ये बुलडोजर वहीं चला है जो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किए हुए हैं। सर आरओबी पे भी है, यहाँ आरओबी बनने वाला है, इसको लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, आरओबी जयनगर की आवश्यकता थी, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा और आज भी नहीं कर रहा हूँ। आरओबी का यहाँ ज़रूरत है, लेकिन अभी जो आरओबी यहाँ बन रहा है इतने बड़े स्वरूप में नहीं। आरओबी अगर आप पहुँच पथ देना चाह रहे हैं तो आप उसको छोटा कीजिए, जिससे आपका शहर भी बचेगा, मार्केट भी बचेगा, लोग भी कम प्रभावित होंगे और काम भी आसान होगा। जबकि आज के दिन में आपने 2-2 बाईपास की घोषणा की है। मुझे लगता है कि अब तो आपका 90% आपका समस्या तो यूं ही दूर हो गया। जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है वैसा अगर बने तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है बिजनेसमैन? देखिए, अगर जो स्वरूप अभी आरओबी का अभी हम लोग को दिख रहा है, सामने में एजेंडा है उनका, अगर ये आरओबी बनेगा तो निश्चित मानिए कि अगर आप 5 साल के बाद जयनगर आइएगा तो जयनगर बदला हुआ तो ज़रूर नज़र आवेगा, लेकिन कम से कम 2000 परिवार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इस आरओबी के चलते अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे। जल जमाव एक मुद्दा है, जहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ जयनगर डूबने जैसी स्थिति होती है, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा इससे प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार के स्तर पे, नगर पंचायत के स्तर पे, चूँकि जयनगर के लिए एक बृहद योजना की आवश्यकता है। पूर्व में भी जयनगर के लिए एक डीपीआर बनाने का काम हुआ था, में कुछ त्रुटि रह गई है क्या उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जल जमाव के लिए, निकासी के लिए आपको आज के दिन में बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता है। चूँकि जयनगर का जो लेवल है वो कहीं डाउन है, कहीं अप है, तो उसके लिए एक मास्टर प्लान बना के की निकासी के लिए हम लोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता होगी। महावीर चौक स्थित नागा बाबा महावीर मंदिर भी है, जिससे लोगों का धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। 17 जून को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नागा बाबा मंदिर जो है जयनगर वासियों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है और सभी लोग जो भी वहाँ पे अपनी हनुमान जी के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे पूर्ति होती है। इसलिए यहाँ के लोगों का आस्था प्रगाढ़ है। हर्षोल्लास का समय होगा 17 तारीख। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष थे संजय झा, उनसे आप लोगों ने बातचीत भी किया था, विकल्प की तलाश हो रही थी, विकल्प आप लोगों ने भी बताया था, तो आखिरकार वो विकल्प में क्या चीज़ को सरकार ने एक्सेप्टेंस दिया? देखिए, बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम वैकल्पिक मार्ग पे भी या इसका मॉडिफाई के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में भी हम लोग को बहुत तरह का आश्वासन मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की बात आज भी उनके जेहन में हो। देखिए, हम लोगों ने वैकल्पिक रूट भी दिया था। वैकल्पिक रूट के रूप में हम लोगों ने दिया था कि अगर इसको आप बांध से कनेक्टिविटी देते हैं तो आपका शहर भी बच जाएगा, आपका आरओबी भी बन जाएगा, या मतलब
कह सकते हैं यात्रा आपका सुगम हो जाएगा। तो आपका लिया था, हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया था बांध से कनेक्टिविटी के लिए, और अभी हाल के दिनों में सुनने में आया कि जो 2 बाईपास अभी क्रिएट किया जा रहा है उसमें एक बाईपास को बांध से ही ये लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमको लगता है कि इस आरओबी की उपयोगिता 90% तक कम हो जाएगी, क्योंकि बड़े वाहन जिनको शहर में नहीं आना वो बाहर से बाहर ही चले जाएंगे। छोटे वाहन, तो छोटे वाहन के लिए मैं पहले भी आपको कहा कि छोटा प्रारूप अगर इस आरओबी का किया जाए तो सारा समस्या ही खत्म हो जाएगा और जयनगर सुंदर भी बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। इससे पूर्व में आपने एक वीडियो देखा था जो तेजी से वायरल हुआ था। 1994 ईस्वी में जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी और ऐसा कहा था अखिलेश सिंह ने। मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कैसे हुई थी और क्यों बिजनेसमैन थे, इनके बीच में एक चर्चा का केंद्र बन गया था। और जयनगर के विकास के कई मुद्दों पर बात करेंगे। आखिर क्या वजह था कि एक समय में जयनगर जो 14 राइस मिल हुआ करता था, लेकिन जयनगर में कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीज़ है जो आज भी कहीं ना कहीं इस पर या तो नज़र जा रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन जिस तरीके से लोगों का चाहत है, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे जल जमाव की समस्या हो, या जयनगर में आरओबी को लेकर लोगों के बीच में एक चर्चा केंद्र बना हुआ है, इन तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नींव डाले थे, वो हमारे साथ है शंभू गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आपके दर्शकों का। क्या वजह था कि मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी नींव डाली? एक्चुअली में जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वास्तव में बहुत अच्छा काम पहले भी कर रही थी और आज भी व्यापारियों के लिए उनका हमेशा अच्छा काम आज भी चल रहा है। रह गया मिथिलांचल का गठन क्यों और किस परिस्थिति में हुआ, तो चूँकि मैं भी जयनगर चैम्बर का ही सदस्य था और सचिव भी मैं रहा हुआ हूँ, संयुक्त सचिव। बहुत सारे जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी थे, मझोले व्यापारी थे, उनको हमेशा ये लगता था कि जयनगर चैम्बर में हमारी बात को, हमारी समस्या के प्रति लोग उतना गंभीर नहीं हो पाते हैं। उनका सिर्फ एक समूह में एक बल के रूप में उपयोग होता था, लेकिन उनकी समस्या को लोग दरकिनार करते थे। चैम्बर में भी जो हमारे उस समय महासचिव थे अखिलेश जी, उनको भी हम लोग बताते थे और वो इस बात को जानते थे। किसी भी संस्था में अगर 5 साल 7 साल 10 साल अगर आप निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं करते हैं तो असंतोष होता है। एक वजह वो भी था, उसी का परिणति मिथिलांचल चैम्बर हुआ। मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी शुरुआत हुई थी? 2015 में शुरू। तब से लेके अब तक किस तरह का अचीवमेंट किया है? हम लोग का मेन उद्देश्य ही यही था कि चूँकि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो खुद भी सक्षम होते हैं और उनके साथ संगठन के लोग तत्पर रहते हैं खड़ा होने में, लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यापारी होते हैं उनकी समस्या जो होती है वो किसी पदाधिकारी से अपने को बात करने में भी बहुत हेजिटेट महसूस करते हैं। कोई समस्या है तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे पीठ पीछे किसी को, संगठन को या संगठन के पदाधिकारी को खड़ा होना चाहिए। यही थीम रखा था कि मध्यम वर्गीय जो भी व्यापारी हैं, जिनका अगर कोई समस्या आता हो, अगर हमारे पास तक उनका वो अपनी बात को रखते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, तो हम लोग उसके जो समस्या है उसके निदान के लिए प्रयत्नशील होते हैं। मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभी कोर कमेटी में कौन कौन लोग, अध्यक्ष, सचिव? ये अभी चैम्बर में जो है अध्यक्ष श्री शिवशंकर ठाकुर जी हैं, महासचिव मैं खुद हूँ, मुख्य सचिव शीतल राव जी हैं, मनीष जायसवाल हैं, इसी तरह हमारी टीम है। इस समय जयनगर में 14 राइस मिल हुआ करता था और उस समय जयनगर को लोग जिस तरीके से जानता था, चूँकि इंटरनेशनल मार्केट था, आखिर क्या वजह है कि अब देख रहे हैं जयनगर ही पीछे हो रहा है, जबकि आप लोग एक नहीं 2-2 यहाँ पर चैम्बर बना के चल? देखिए, समय का ये तकाजा है। पहले वास्तव में जयनगर में 14 राइस मिलें हुआ करती थी, वो स्वर्णिम काल था जयनगर के व्यापार का। चूँकि सरकार का कुछ पॉलिसी बदलते रहती है, उसी तरह कुछ कांग्रेस के शासनकाल में मिल, जो यहाँ राइस मिल थे उससे संबंधित कुछ पॉलिसी ऐसा बना जिसके कारण ये मिल जयनगर का सारा एक एक करके बंद होते चला गया। जो चीज़ बंद हो गया अब तो हम लोग उसको याद में ही रख सकते हैं। तो चूँकि क्या है, जयनगर एकदम सीमित है, जयनगर का व्यापार ही नेपाल पे
टिका हुआ। अगर नेपाल आज अशांत हो जाता है या अगर किसी कारण से बॉर्डर बंद हो जाती है तो जयनगर में आपको मतलब आदमी नज़र नहीं आएगा, ये स्थिति है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जयनगर आज भी नेपाल पे ही आश्रित है, क्योंकि हमारा जो लोकल जो कह सकते हैं कस्टमर है वो बहुत कम है, बहुत नगण्य है। इस वजह से यहाँ के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहती है। कैसे स्वर्णिम काल वापस आएगा? आ सकता है। आज तो सरकार की बहुत सारी योजना, खासकर नए नए उद्योग लगाने के लिए, और इसमें खासकर जयनगर के बहुत सारे हम युवा को देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो कैपेबल भी है। आज के दिन में सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। अभी आपने सुना जयनगर कैसे होगा, जयनगर का स्वर्णिम काल कैसे वापस आएगा और कैसे जयनगर सुंदर शहर, सुंदर नगर, ये कैसे विकास होगा। सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरफ भी जयनगर का भी विकास कैसे हो, इस पर ध्यान दें। बिल्कुल। देखिए, एक व्यापार को चलाने में, जमाने में बरसों बरस लग जाता है, और उजाड़ने में आपका क्या है, बस एक साल में लोग जो है एक साथ रोड पे आ जाएंगे, पूंजी भी गया। यही चिंता लोगों के मन में है। लोग मुखर नहीं हैं, लोग चर्चा करते हैं, बोलते हैं, लेकिन यहाँ के एक बात और बता दें कि जयनगर के लोग जो है ना बहुत सहनशील होते हैं। वो अपनी बात आपसे शेयर जरूर करेंगे, लेकिन आप कहिएगा मुखर होके, तो मुखर होने में थोड़ा सा उनको संकोच होता है। यही चीज़ आप कहीं और देखिएगा तो वहाँ पे उग्र आंदोलन का रूप लेता है, लेकिन जयनगर ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग संतोषी हैं, और कह सकते हैं कि बस चर्चा करके ही वो दुख सुख में चर्चा कर लिए और दो रोटी खाए, आराम से सो गए, कल बात को भूल गए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि जयनगर में जिस प्रकार से आरओबी एक बड़े रूप में हो रहा है, क्या ये छोटे रूप में ही होना चाहिए या जो हो रहा है वो विकास के लिए सही है। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।